हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे शेप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज ऑफ द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आखिर डिपेंड किस पर करता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जो रेडियस होता है r और जो एंगल थीटा होता है, सिर्फ वही दो कोऑर्डिनेट्स पर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है डिपेंड करता है ना। अगर हम लोग r के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कहते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो लेक्चर है टोटली हम लोग फोकस करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, है ना, और एक एक्सप्रेशन देखेंगे जो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जनरल एक्सप्रेशन हम लोग कहेंगे, और हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए उसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा उसी एक्सप्रेशन से हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। यानी कि देखिए, क्योंकि हम लोग रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस कहाँ पर आता है, या तो सर्कल पर, या तो 3 डायमेंशन की बात करें तो स्फीयर पर। तो यहाँ पर होगा स्फेरिकल सेल पर, और जो रेडियस होगा उसका r होगा, और जो थिकनेस होता है सेल का उसे हम लोग dr, स्मॉल dr मान लेते हैं। ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन होता है, क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो शब्द है वो दो शब्द से बना हुआ है। आप लोग ध्यान से देखो तो मतलब देख सकते हो कि रेडियल प्रोबेबिलिटी एक होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी दो अलग अलग शब्द है ना। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ रेडियल प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, dp इज इक्वल टू RNL² r² dr, जहाँ पर r और dr आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन जो RNL है ये क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पर पढ़ा था रेडियल वेव फंक्शन। क्या पढ़ा था, रेडियल वेव फंक्शन पढ़ा था, है ना। तो वो जो है वो है RNL, जहाँ पर n मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l मतलब क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये RNL क्या हम लोग को समझा रहा है, रेडियल वेव फंक्शन। उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इस dr को इस साइड पर ले आइए, तो dp/dr जो है उसे हम लोग PNL से रिप्लेस करेंगे, और जो बाकी फॉर्मूला बचता है वो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं PNLR से, है ना। और जहां पर इसका फॉर्मूला होता है RNL² r²। तो इसी एक्सप्रेशन से हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए और एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम लोग ग्राफिकली उसे कैसे, या शेप कैसा होता है उसे। ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट पर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो सबसेल होता है वो 1s होता है ना। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, उसका वैल्यू होता है 1, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो l का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि जो l का वैल्यू होता है वो रेंज करता है n जितना होता है उससे एक कम होता है। अगर मान लीजिए n 3 है तो 0 1 2 तक जाएंगे, अगर n मान लीजिए 4 है तो l का वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो P10। तो यहाँ पर भी क्या होगा, R10, तो P10 इज इक्वल टू R10² r²। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला। तो हम लोग को निकालने के लिए सिर्फ ये वाला वैल्यू हम लोग को चाहिए, R10, जो कि मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस लेक्चर पर कि अगर आप लोग को इसका वैल्यूज निकालना है, मैंने R10 का वैल्यू शायद लिख के नहीं दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसका वैल्यू अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे बता देना, है ना। एक वीडियो लेक्चर में अलग से बना लूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप लोग क्या करना, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, और वो है ये, क्या है, R10 का वैल्यू है 2/n0 3/2 पावर में है, ठीक है ना, e⁻⁻r/n0, जहाँ पर n0 मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन एटम का बोर रेडियस होता है। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है उसे पहले बोर ने मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोग बोर रेडियस भी कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो n0 का वैल्यू है वो बोर रेडियस, जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग ध्यान से देखिए, ये है ये वाला, है ना। इसका स्क्वायर करना है, मॉडुलस करके स्क्वायर करना है हम लोग को। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का कितना हो जाएंगे, 4, है ना। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2 है ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो n⁻³ बचेंगे। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर एक 2 आ जाएंगे, है ना। तो ये इसका वैल्यू हम लोगों ने ये वाला पुट कर दिया, साथ में r² है, r²। और यही क्या है, यही ग्राउंड स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो वाला है। समझ गए आप लोग, क्या क्या हम लोगों ने सिर्फ 10 यानी कि 10 इसका वैल्यू हम लोगों ने ये किया था, इसको स्क्वायर करके यहाँ पर पुट कर दिया, वैल्यू निकल के आ गया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना, और पर्सनली भी बता सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। नेक्स्ट
फॉर एक्साइटेड स्टेट, है ना, एक्साइटेड स्टेट अलग अलग होता है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो भी स्टेट होता है उसे एक्साइटेड स्टेट हम लोग कहते हैं, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था n इक्वल टू अगर 2 है, n इक्वल टू अगर 2 है तो उसका l का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 और 1 तक जाएंगे, 2 से 1 कम तक जाएंगे। तो दो पॉसिबल वैल्यूज है, हो सकता है एक n इक्वल टू 2,0, एक n और l 2,1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2 0 लेंगे, एक बार 2 1 लेंगे, क्या करेंगे, एक बार 2 0 लेंगे, एक बार 2 1 लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 0 स्क्वायर के लिए अलग होगा, 2 1 स्क्वायर के लिए अलग होगा, है ना। तो जब n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 2 0 स्क्वायर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही एक लंबा चौड़ा है, क्या है, जो एक्सप्रेशन है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या है, 1/2 n0 टू द पावर 3/2 2 माइनस r बाई n0 e टू द पावर माइनस r बाई 2 n0। ये आप लोग याद रखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये नीचे जो 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 को क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, है ना, साथ में n0 क्यूब तो 8 n0 क्यूब। और जो यहाँ पर तो r स्क्वायर तो रहेंगे ही, r स्क्वायर तो रहेंगे ही, तो r स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्क्वायर, तो इसके ऊपर पावर मैंने स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, e टू द पावर माइनस r बाई n0। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिमिलरली करके आप लोग लिख सकते हो, सिमिलरली, है ना। बेसिकली ये सब क्या होता है ना, हम लोग को याद रखना पड़ता है, क्या होता है, याद रखना पड़ता है। और मार्क्स के लिए तो आप लोग इतना कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए p21 स्क्वायर r जो होता है, सिमिलरली क्या होगा, इसका जो यहाँ पर है उसे डबल डबल कर दीजिए, यानी कि देखिए r स्क्वायर को r टू दी पावर 4 हो जाएंगे, r टू दी पावर क्यूब को नॉट टू दी पावर 5 हो जाएंगे, है ना। और बाकी ये बहुत ही सिंपल है, e टू दी पावर माइनस r बाई n जो कि पहले वाले में था, है ना, लेकिन सिर्फ आप लोग एक घटा दीजिए। और यहाँ पर 8 का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, 24 हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम, जो कि ग्राफिकली हम लोग देखिए यहाँ पर ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, एक बात मैंने कहने के लिए भूल गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग RDF से भी नाम से जानते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप लोग कह सकते हो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे जिस पर क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप कुछ भी कहो, है ना। एक्स जो एक्स ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर हम लोग RDF यानी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या ये वाला डिनोट करें, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग r को डिनोट करें, यानी कि डिस्टेंस, रेडियस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो n0 के मतलब मल्टीपल्स पे जाएंगे, है ना। तो एकदम जो स्मॉलेस्ट होता है वो n0 ही होता है, आप लोगों को पता है। जो हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसे हम लोग n0 मानते हैं। तो n0 के मल्टीपल पर जाएंगे आप लोग, 1n0, 2n0, 3n0, 4n0, 5n0, है ना, ऐसे कर जाएंगे। तो ये जो होता है इन तीनों के लिए देखेंगे, 1s के लिए देखेंगे, 2s के लिए देखेंगे और 2p के लिए देखेंगे, ठीक है ना। जो 2s होता है ये वाला होता है, जो 2p है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आप लोग ध्यान से देखो, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही हम लोग रेडियस को बढ़ा रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है वो बढ़ रहा था, है ना। लेकिन एक पॉइंट के बाद, मैक्सिमम आने के बाद ये टोटली घट जा रहा है, यानी कि टोटली डिक्रीज हो जा रहा है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट के जाने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो रेडियस के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले तो बढ़ता है ना, जितना रेडियस के दूर जाते हो उतना बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप लोग कह सकते हो डेफिनेशन है ना, या आप लोग कह सकते हो डायग्राम जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए 5n0 के क्या है, मतलब 5n0 के बीच में ही ये वाला डायग्राम है 1s के लिए, और जो 2s है वो लगभग 13n0 पर टच कर रहा है और ये 15n0 पर। तो आप लोग के डायग्राम ध्यान से समझ लेना, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्या हो जाता है, बेसिकली ये वाला डायग्राम दिया जाता है और ये कौन सा वाला होगा, ये कौन सा वाला होगा, ये कौन सा वाला होगा, ये टिक मार्क करने के लिए दिया हुआ होता है सीरियली, ठीक है ना, कॉमा कॉमा करके। तो आप लोग शायद समझ गए। तो कोई भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी आप लोग का क्वेरी है या कहीं पर भी गलत हो गया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।